नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, सिर्फ एक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है, इसमें इन चेहरों को उन्होंने हटाया है। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार अपने कामकाज में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का तर्क दीजिए, वो सब बेईमानी है, सब बकवास है। सबसे पहले हम रविशंकर प्रसाद की बात करना चाहेंगे। दोस्तों, कौन है रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद वो शख्स है दोस्तों जिसके मंत्रिमंडल ने ट्विटर पर कार्रवाई की। ये वो शख्स है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, जो सोशल मीडिया एंटिटीज थी, चाहे ट्विटर हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, उन सबको धमकाने का काम किया जा रहा था और इससे देश की नाक दुनिया भर में कट रही थी। अमेरिका इस बात से लगातार असहज था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद ने इस सरकार की दुनिया भर में नाक कटाई। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस सरकार का सिर्फ एक फलसफा है, द बक स्टॉप्स विद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि हर चीज पे अंतिम फैसला सिर्फ एक शख्स का होता है और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर कोई मुझसे ये कहे कि रविशंकर प्रसाद ने तमाम फैसले खुद लिए, तो उससे बड़ा मूर्ख या उससे ज्यादा नासमझ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। रविशंकर प्रसाद का जाना कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं इस क्षेत्र में। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का जाना यह भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों, क्योंकि सूचना और प्रसारण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा जरिया होता है सरकार को अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कहीं ना कहीं पूरी गोदी मीडिया पर कब्जा करने के बावजूद सरकार जो है वो अपनी बात सलीके से नहीं रख पाई है। इन दोनों चेहरों का जाना, यानी कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार अपनी गिरती छवि से बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि इन्हीं दोनों का सही मायनों में गोदी मीडिया पर कब्जा होता है, अखबारों पर कब्जा होता है और उसके जरिए वो जिस मर्जी तरीका का प्रोपेगेंडा जो है वो जनता तक पहुंचा सकते हैं। इन दोनों का इस्तीफा देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार हमारे जैसे चैनल्स पर बेबाक जैसे कार्यक्रमों के जरिए जो उससे सवाल उठाए जाते हैं उससे बुरी तरह से हिले हुए हैं। जी हां, यही वजह है कि उन्हें अपने सूचना और प्रसारण मंत्री को हटाना पड़ा। यही वजह है कि उन्हें अपने कानून और आईटी मिनिस्टर को हटाना पड़ा, क्योंकि जो पूरा ट्विटर विवाद है जिसके जरिए ट्विटर को टारगेट किया गया, रविशंकर प्रसाद लगातार कहते रहे कि ट्विटर को देश का कानून का पालन करना चाहिए। ये बात अलग है कि यही रविशंकर प्रसाद साल 2014-15 के बाद, मेरे ख्याल से 2015-16 के आसपास थी, जब ट्विटर की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये वो दौर था दोस्तों जब ट्विटर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हाथ में था। तब ये लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे अपने विरोधियों को टारगेट करने, उन पत्रकारों को टारगेट करने जो इस सरकार से सवाल करते थे। आज वो ट्विटर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलकर कहीं ना कहीं विरोधियों के हाथ में चला गया है, कहीं ना कहीं मोदी विरोधी ताकतों के हाथ में चला गया है और ये बात इन्हें सबसे ज्यादा खाए जा रही है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, रविशंकर प्रसाद का जाना, प्रकाश जावड़ेकर का जाना और हर्षवर्धन का जाना इस बात का प्रमाण है कि पिछले 2 साल मोदी सरकार के पूरी तरह से नाकाम हुए। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी आपको कुछ भी स्पिन दे, उस पर आप विश्वास मत कीजिए। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का कबूलनामा है मोदी सरकार का कि हमसे काम नहीं हो रहा है और अब हम कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। मगर हकीकत ये है दोस्तों कि इस सरकार ने और इस पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं ना कहीं सरकार चलाने का और देश चलाने का एक ही जरिया ढूंढा है कि किसी तरह से प्रचार के जरिए लोगों को भ्रमित किया जाए। और यही वजह है कि ये अपने इन 2 प्रचार के चेहरों, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को अपने पद से हटा चुके हैं। मगर फिर आप ये भी पूछेंगे कि 2 और लोगों को हटाया गया है, हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री निशंक। एक बात और एक सरल सा वाक्य, भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के 2 सबसे अहम काम होते हैं, अहम जरूरतें होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और चूंकि आपने अपना शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हटा दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि आप इन दोनों क्षेत्रों में फेल हो चुके हैं।
आइए इस बात को अब मैं आपको तफसील से समझाता हूं। हर्षवर्धन ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे तो वो गाना याद आ रहा है दोस्तों कि हुजूर जाते जाते बहुत देर कर दी। आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैं बतलाना चाहूंगा, इराक में वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने तब इस्तीफा दे दिया था जब वहां के कोविड अस्पताल में आग लगी थी। जी हां, और हमारे यहां पर लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे थे, दवाइयों की कमी से मारे जा रहे थे, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जब यह शख्स, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नसीहत दे रहे थे तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब राहुल गांधी अपनी तरफ से नसीहत दे रहे थे तो उसका भी मजाक उड़ा रहे थे, यानी कि ये ट्रोल मिनिस्टर बने हुए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे और भरमा रहे थे कि देखो मेरी नजर जहां तक जाती है वहां पर मुझे भीड़ दिखाई देती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को ट्वीट कर रहे थे हर्षवर्धन। तो आपको तो जाना ही था, आपने तो जाते जाते बहुत देर कर दी। मैंने बताया इराक के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। अब आपके सामने देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीन में चल रहे घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया था। हमारे यहां तो न जाने क्या क्या हो गया। मगर सबसे बड़ी बात, हर्षवर्धन सिर्फ एक चेहरा हैं। आज सरकार ने आखिरकार इस बात को मान लिया है कि कोरोना हैंडलिंग को लेकर उनसे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है और वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि शुरू से देखिए हर्षवर्धन सिर्फ एक चेहरा थे, एक प्रतीक थे। पूरी बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। प्रमाण नंबर 1, जब दुनिया भर के देश मई 2020 में कोरोना की वैक्सीन की बुकिंग करा रहे थे, तो भारत जैसा देश जहां की आबादी 130 करोड़ है, वो कब बुकिंग करवा रहे थे? जनवरी के महीने में बुकिंग करवा रहे थे। यही नहीं, अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था कि बगैर वैक्सीन के हम लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली। और उसके बाद क्या हुआ? मई और जून में हमने देखा पूरे देश की क्या हालत थी। तो बहुत पहले इस शख्स का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। मगर जो बड़ी खबर और सामने उभर कर आ रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार से, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। इस देश की आम जनता की 2 जरूरतें क्या हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य। और दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। बताइए मित्रों, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप चाहे बहाना जो भी मार दें कि निशंक साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं होगा। मगर हकीकत यह है कि शिक्षा को लेकर इस सरकार का प्रदर्शन दयनीय है। मगर क्या करेंगे, इन्होंने इन मोहतरमा स्मृति ईरानी को एक जमाने में शिक्षा मंत्री बना दिया था। वो स्मृति ईरानी जिनकी डिग्री को लेकर ही जबरदस्त असमंजस है। येल यूनिवर्सिटी रिटर्न स्मृति ईरानी। मगर चलिए, ये वो सरकार है जिनके सबसे बड़े सर्वा की डिग्री भी असमंजस के घेरे में है, तो फिर स्मृति ईरानी की क्या बात कर दी। मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, आज का ये मंत्रिमंडल विस्तार इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार अपने काम में नाकारा साबित हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस दोनों का जो है इस बात का प्रमाण सामने उभर कर आता है। और आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सरकार ने किस तरह से नैतिकता को धराशायी किया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरी का परिचय दिया। नैतिकता को कैसे धराशायी किया, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर नारायण राणे, इन्हें भी मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल किया गया है। अब यह खबर देखिए दोस्तों, यह खबर 2016 की है। 2016 में नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, इन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, मोदी सरकार की प्रवर्तन निदेशालय ने 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया था। और 1 साल बाद, जैसे ही नारायण राणे अपना सुर बदलते हैं, 1 साल बाद वो पलट जाते हैं। अब ये खबर देखिए दोस्तों, एक एक्टिविस्ट हैं तिरोडकर, उन्होंने बाकायदा अदालत में जाके अपील की कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नारायण राणे के खिलाफ केस जो है वो वापस ले लिया है। तो पहले 2016 में मोदी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के अंतर्गत नारायण राणे पर केस करती है
1 साल बाद जब नारायण राणे पाला बदल लेते हैं तो वो केस वापस ले लेती है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान रखिएगा, 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। किरीट सोमैया आपके स्क्रीन पर हैं, आप जानते हैं किरीट सोमैया ने ही 2016 में नारायण राणे के खिलाफ मामला जो है फाइल किया था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, और किरीट सोमैया बीजेपी के नेता हैं। बात यहां नहीं रुकती है। नारायण राणे एक बहुत अरसे से बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर देवेंद्र फडणवीस ने इसका खुलकर विरोध किया था कि नारायण राणे जैसे शख्स को पार्टी में शामिल ना किया जाए, क्योंकि इनका एक काला इतिहास है। अब इन लोगों ने नारायण राणे को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो कहां गई तुम्हारी नैतिकता? कहां गई नैतिकता? बड़ी बड़ी बातें मत करो। और सबसे बड़ी बात, पूरी गोदी मीडिया इस बात में लगी हुई है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का प्रमाण दिया है कि वो काम पर ही तरजीह देते हैं और जो काम नहीं करता उसे बाहर का रास्ता दिखलाते हैं। अभी मैं इसकी भी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। तो मुझे बताइए ना, नारायण राणे का कौन सा इतिहास है काम करने का? किस तरह के काम करते हैं नारायण राणे? आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में शामिल किया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया? वो शख्स जिसकी मदद से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार गिर गई। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नाम दे रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। और यही नहीं, एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 27 ओबीसी पृष्ठभूमि के मंत्री शामिल हो रहे हैं? अनुप्रिया पटेल भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं। अनुप्रिया पटेल को अगर ये अभी शामिल नहीं कर लेते तो अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी चली जाती। 27 ओबीसी मिनिस्टर्स, पृष्ठभूमि के ओबीसी मिनिस्टर्स का शामिल करना क्या बतलाता है? यह साफ तौर पर यह बतलाता है कि इनकी जो चिंता है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इस तरह की खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तेवरों की वजह से न सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स बल्कि ओबीसी वोटर्स भी इनसे नाराज चल रहा है, दलित वोटर्स के अलावा भी। अब इनके पास एक ही तरीका है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिंदू मुस्लिम किया जाए और फिर उन्हें जीत हासिल हो जाए। हकीकत यह है। अब इन शख्स को देखिए, बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो ने यह लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, बहुत दुख जतलाया है कि मुझे मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। बाबुल सुप्रियो कायदे से जब 2019 में मोदी की फिर से सरकार आई थी, उसी वक्त इन्हें मंत्रालय में नहीं लिया जाना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं 2019 से पहले जब वेंकैया नायडू मंत्री थे तो उनके जूनियर मिनिस्टर हुआ करते थे ये शख्स, बाबुल सुप्रियो। और आप जानते हैं वेंकैया नायडू नौकरशाहों के सामने, प्रेस के सामने बाबुल सुप्रियो को बुलाते थे और कहते थे, बाबुल एक गाना सुनाओ, वो फिल्म है ना तुम्हारी कहो ना प्यार है, उसका जरा गाना सुनाओ। तो बाबुल सुप्रियो का काम सिर्फ और सिर्फ गाना गाना था और कुछ नहीं था। 2019 के चुनाव होते हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह आभास होता है कि 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव है, इसलिए बाबुल सुप्रियो को मंत्रालय में जगह दे दी जाए। अब बाबुल सुप्रियो काम करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, संजीदा राजनेता भी नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा तो हम क्यों बर्दाश्त करें बाबुल सुप्रियो को? इसलिए इन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया। और यही वजह है कि बाबुल सुप्रियो आज की तारीख में डिप्रेशन में चले गए हैं। तो अब तक जो मैंने आपको तमाम चीजें बताई वो क्या बतलाई? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मजबूरी। सरकार कह नहीं रही है, मगर उसने स्वीकार कर लिया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। अब दोस्तों, इसमें एक नाम है पशुपति कुमार पारस, यानी कि एलजेपी के पशुपति कुमार पारस। आप जानते हैं इन्होंने पार्टी के अंदर एक डाका डाल दिया था, क्योंकि चिराग पासवान, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे एलजेपी के, मगर एलजेपी के जो 4 सांसद थे उन्होंने जो है अपना जेडीयू में जाकर उन्होंने पाला बदल लिया था। अब कायदे से रामविलास पासवान की इज्जत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में शामिल नहीं करना चाहिए था। मगर दलितों के लिए, रामविलास पासवान के लिए जो इज्जत का ढोंग है वो इससे प्रमाणित हो जाता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि जब आप कहते हो ना कि रामविलास पासवान एक बहुत महान दलित नेता थे, वो सिर्फ कहने की बात है, अपितु वरना आप पशुपति पारस को मंत्रालय में शामिल नहीं करते।
क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, उनके दिल का दर्द कैसे झलक रहा है आपकी स्क्रीन पर। पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से श्री पशुपति कुमार पारस जी को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज कराती है। प्रधानमंत्री के इस अधिकार का हम पूरा सम्मान करते हैं कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं, लेकिन जहां तक एलजेपी का सवाल है, श्री पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं हैं। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री उनके गुट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी शिकायत दर्ज करते हुए और मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जो ढोंग चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया है। आपके स्क्रीन पर रणदीप सुरजेवाला और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वे भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे, या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे? यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा मांग रही है। इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आपके स्क्रीन पर। The resignations of Union Health Minister and MOS Health is a candid confession that Modi government has utterly failed in managing the pandemic. There is a lesson for ministers in these resignations. If things go right, the credit will go to PM. If things go wrong, the minister will be the fall guy. That is the price a minister pays for implicit obedience and unquestioning subservience. जो बात कह रहे हैं वो अहम बात है, यानी कि जब तक तो सही होता रहे तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, और जैसे ही कुछ गलत होगा तो उसका श्रेय जाएगा मंत्री को। बात तो सही कह रही है यहां पर कांग्रेस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? ताकत किसके हाथ में? एक शख्स, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब कोरोना को लेकर अगर आप अपनी नाकामी को स्वीकार कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा प्रधानमंत्री के कंधों पर भी फोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते हैं। और हर बात को मास्टर स्ट्रोक बताने वाली गोदी मीडिया से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है प्रताप सारंगी, उड़ीसा के पृष्ठभूमि के सांसद हैं। जब इन्हें मंत्री बनाया गया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। इन्हें उड़ीसा का गांधी बताया गया था और बताया गया था देखिए किस तरह से एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले प्रताप सारंगी जो हैं उन्हें मंत्रिमंडल में मोदी जी ने शामिल किया है। कितने सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और इन्हें मंत्रालय में जगह मिल रही है। अब उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। 2 साल में फुस। कहां गई वो बड़ी बड़ी बातें? देखिए, गोदी मीडिया आपको जितना भी भ्रमित करे, मगर अभिसार शर्मा की निगाह लगातार रहती है। इन तमाम चीजों की कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है इन तमाम चीजों की? हकीकत यह है कि इस मंत्रिमंडल ने इस बात को स्वीकार किया है, इस मंत्रिमंडल विस्तार ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 2 साल इस सरकार के पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। कोरोना इनकी सबसे बड़ी असफलता है और हर्षवर्धन का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है। निशंक साहब का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि ये हमारे बच्चों के लिए ये सरकार कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री को फिर से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। आप चाहे जितने भी ट्विस्ट देते रहें, आप चाहे जितने भी मास्टर स्ट्रोक बताते रहें, मगर हकीकत यह है, और मैं चैलेंज करता हूं कि आज जो तमाम बातें मैंने तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखी हैं, इसे गलत साबित करके दिखाइए। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।